हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन दी अनस्टॉपेबल्स। दोस्तों, हमने एनसीईआरटी की एक सीरीज शुरू की हुई है। इस सीरीज के माध्यम से हम लोग नई एनसीईआरटी, जिसके दो वर्जन है, एक 2005 के बाद आई हुई, वो भी नई एनसीईआरटी है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ओवरपास्ट 1, और दूसरी 2025 में जो लेटेस्ट आई है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, जो अभी प्रोमिनेंट चर्चा में है सोशल साइंस की, जिसमें हिस्ट्री के, कल्चर के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, चैप्टर्स है, उसकी हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज कर रहे हैं। और आप में से बहुत बच्चों ने इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसका प्रतिसाद दिया है, मैं आभारी हूँ इसके लिए। और हम ये ट्राई करेंगे कि पूरी की पूरी जो सीरीज है उसको आगे चलाए, और इन दोनों को मर्ज करते हुए हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक्स है उसको समझे, राइट। उसी के कंटिन्यूएशन में हमने पिछले क्लासेस के अंदर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में चर्चा की थी। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री कैसे लिखा जाता है, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी और समझने की कोशिश की थी कि भाई इतिहास के सोर्सेज कौन से हैं। दूसरी कहानी इतिहास के अंदर इंडिया और भारत की हमने देखी थी, राइट, ओके, कि इंडिया का नाम भारत कैसे पड़ा, किन किन लोगों ने भारत का नाम या इंडिया का नाम इस तरह से आइडेंटिफाई किया है इतिहास के अंदर, किस तरह से ये इवोल्यूशन हुआ, वो हमने टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया था। आज हम लोग क्रोनोलॉजिकली देखने की कोशिश करेंगे, और क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में हिस्ट्री के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो आता है, जहां सोर्सेस को आइडेंटिफाई करके लिखा गया, जिसे हम लोग कहते हैं स्टोन एज, या स्टोन एज के साथ साथ इतिहास के अंदर प्री हिस्ट्रिक इंडिया के रूप में भी कहते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, विल बी डिस्कसिंग अ टॉपिक कॉल्ड स्टोन एज और प्री हिस्ट्रिक इंडिया। पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक जैसे टाइम फ्रेम आपको देखने को मिलते हैं, उन सब के इर्द गिर्द जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाती है। और इन दोनों किताबों में सर, है ना, एक्सप्लोरिंग इंडिया सोसाइटी एंड बियॉन्ड, स्टैंडर्ड 6 की जो एनसीईआरटी है वो, इसके साथ साथ अवर पास्ट 1, है ना, जो आपकी नई एनसीईआरटी का थोड़ा पुराना वर्जन है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, उन सब के कंटेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। खैर, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी के ऊपर मुझे फॉलो कर दीजिएगा। ये मेरी प्रोफाइल है, आप स्कैन करके सीधा एप्लीकेशन के ऊपर जा सकते हो। खासियत यह है कि अभी आप मुझे फॉलो करोगे तो आपको मेरे कोर्सेज और हमारे जो बैचेस है, जो पेड सब्सक्रिप्शन है, वो उसका एक्सेस मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है 3 डेज का फ्री ट्रायल। 3 डेज का फ्री ट्रायल है, जहां आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा जो क्लासेस कंडक्ट किए जा रहे हैं, उसमें सेशंस आप अटेंड कर सकते हो। 3 अगस्त से पहले आपको इसके अंदर एनरोल कर देना है। जितने भी कोर्सेस है, बैचेस है, हैंडआउट्स, अगर आपको मटेरियल डाउनलोड करना है, सब कुछ इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, सब कुछ फ्री है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, इसका जरूर से लाभ उठाइए। मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट, क्योंकि ये 3 दिन के अंदर आप एक कोर्सेज का अनुभव भी ले सकते हो, और फिर सोच सकते हो कि भाई देखो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। उसमें भी मैंने पूरी की पूरी हिस्ट्री की, एंशिएंट है, मिडीवल है, मॉडर्न है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, सबके ऊपर बहुत डिटेल चर्चा की है विस्तृत रूप से। लेक्चर्स, पीपीटी, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के क्लासेस, सब कुछ अवेलेबल है। तो इसका जरूर से लाभ उठाइए, और हमारी नई बैचेस है उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो सब्सक्रिप्शन लेके भी। खैर, बात आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो नई एनसीईआरटी है 2005 वाली, उसके अंदर के 2 चैप्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। इन दोनों चैप्टर्स को यूपीएससी ने बीच में एक कर दिया था, मतलब एनसीईआरटी ने ही, और वहां पे गैदरिंग, हंटिंग से लेके जो ग्रोइंग फूड की कहानी है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, और देखने की ये भी कोशिश करेंगे कि भाई देखो कैसे ह्यूमन बिगिनिंग्स की शुरुआत हुई। अब देखिए कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये टाइम फ्रेम जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम के साथ जुड़ा हुआ है, राइट, ओके। और हिस्ट्री के सबसे पहला टॉपिक आता है जिसे हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्रिक इंडिया, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम। व्हाई, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? तो उसके पीछे का कारण देखिए। देखिए, जब से अर्थ का उद्भव आपको देखने को मिलता है, बिग बैंग थियरी हुई और उसके बाद धीरे धीरे करके इवोल्यूशन होना शुरू हुआ, तो ह्यूमंस तो बहुत बाद में आए सर, ठीक है। और तकरीबन तकरीबन आज से 3 लाख साल के पहले के आसपास का पीरियड कहा जाता है कि समवेयर इन दैट टाइम वी विल कम टू नो कि होमो सेपियन सेपियन, यानी कि आज के जो मॉडर्न डे ह्यूमंस है, उनका इवोल्यूशन हुआ। इसके फॉसिल्स मिले हैं, इसके रिलेटेड हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिले हैं, बोन से लेके बाकी सारी और भी बहुत सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर से हमने हिस्ट्री को क्लासिफाई किया, राइट, ओके। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे फॉसिल्स मिलने शुरू हुए आज से 3 लाख साल पहले के आसपास सर, ठीक है, इन फॉसिल्स को, इन बोन्स को, बहुत सारी वस्तुओं को स्टडी किया गया, और स्टडी करने के बाद इतिहास में ये कहा गया कि भाई ये जो पीरियड है, इसको स्टोन एज के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। स्टोन एज क्यों कहते हैं? तो उसके पीछे का मुख्य कारण ये था कि भाई इनिशियली जो ह्यूमन सेटल हुए थे, वो पत्थरों का उपयोग कर रहे थे, उनको मेटल का यूज करना नहीं आता था। सो दे वर नॉट अवेयर अबाउट मेटल, दे वर नाइदर अवेयर अबाउट हाउ टू यूज द मेटल एज वेल सर, ठीक है। और इतिहास में उनको ना ही उतना लिखना आता था, मतलब दे वर नॉट रिटन वेल रिटन नहीं थे, ठीक है, उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट नहीं किया था।
भाषाएं बोलते होंगे लोकल लैंग्वेजेस के रूप में, पर वो आज की तारीख में एक्सटिंक्ट हो गई है। तो बेसिकली सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जब हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो वो सोर्सेज उनके क्लियर नहीं थे, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस। ये जो स्टोन एज वाला जो चैप्टर है उसको हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्रिक इंडिया के रूप में। क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्रिक इंडिया। क्यों कहते हैं प्री हिस्ट्रिक इंडिया? क्योंकि देखो इतिहास स्रोत के ऊपर से लिखा जाता है, राइट। हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन ऑन द सोर्सेज। अब सोर्सेज हम लोग को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जब है ही नहीं या बहुत ही मिनिमम है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी बहुत मिनिमम है, लिटरेचर के सोर्सेज भी आपको मिनिमलिस्टिक मिलते हैं, तो क्या होगा, व्हाट्स गोना हैपन सर, ठीक है। तो इस आधार के ऊपर वी विल सी दैट इनको इस तरह से आइडेंटिफाई करके ये कहा गया कि भाई देखो इनकी सोर्सेज की पूरी क्लैरिटी नहीं है, ये इतिहास के पहले का इतिहास है जिसे प्री हिस्ट्रिक इंडिया कहते हैं। भारत के सैकड़ों विस्तारों में ह्यूमंस बिगिनिंग्स होती है। ह्यूमैनिटी की बिगिनिंग्स का मतलब है कि आज के जो ह्यूमंस है, होमो सेपियन सेपियन जो हमारी स्पीसीज है, उनके बहुत सारे आपको रेंज अलग अलग जगह के ऊपर लोकेशंस मिल जाती है, और इसी को ही स्टोन एज के रूप में हिस्ट्री के अंदर आइडेंटिफाई किया गया सर, ठीक है। तो अर्ली ह्यूमन बिगिनिंग्स इस तरह से आपको मिल जाती है। गुफाओं में लोग रहा करते थे, आप सबको पता ही है, पीपल यूज्ड टू स्टे इन द केव्स अराउंड, ओके। छोटी मोटी हंटिंग गैदरिंग किया करते थे। हंटिंग गैदरिंग क्यों? क्योंकि कहीं पे शिकार होता था, कहीं कहीं पे ये खाना इकट्ठा किया जाता था, और जैसे तैसे करके अपना गुजरान चलता रहता था, अंडरस्टूड है ना। तो क्रोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आज से करीबन 3 लाख साल पहले आज के जो मॉडर्न ह्यूमंस है, जिन्हें हम लोग स्पीशीज के रूप में क्या कहते हैं, होमो सेपियन सेपियन के रूप में कहते हैं, उनका उद्भव हुआ। अब ये जो उद्भव धीरे धीरे करके इवोल्यूशन हो रहा है अलोंग विथ एनिमल, सर्वाइवल के लिए ये पूरी रेस थी। अब डार्विन आप सबने पढ़ाई होगा स्कूल के अंदर भी, वो क्या कहते हैं, सर्वाइवर ऑफ फिटेस्ट, है ना, कि भाई वही स्पीसीज टिक पाएगी जो नेचर के ये जो पूरी की पूरी गेम है उसके अंदर वो फिट रह पाएगी सर, ठीक है, वही सर्वाइव कर पाएगी। तो ह्यूमंस एज अ स्पीसीज के रूप में, मनुष्य एक स्पीसीज के रूप में, प्रजाति के रूप में अगर आप देखिए तो सर्वाइव कर पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेचर के सामने फाइट किया है, नेचर के सामने फाइट किया है, शेल्टर के लिए फाइट किया है, खाने पीने के लिए फाइट किया है, और यहाँ से ही हमारी सोशल और हिस्टोरिकल इवोल्यूशन होनी शुरू हो गई, राइट, ओके। तो पहले के टाइम पे जैसे आप स्टोन एज के अंदर देखोगे पैलियोलिथिक पीरियड आता है जो अर्ली स्टोन एज के रूप में कहते हैं, या मीसोलिथिक आता है, या उसको मिडिल स्टोन एज कहते हैं, या बाद में आप देखोगे न्यूलिथिक पीरियड आएगा जिसको नवपाषाण युग में कहा जाता है। उस पीरियड में लोग सामान्यतः अगर आप देखेंगे तो बैंड्स में रहते थे, ग्रुपिंग्स में रहते थे, एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, क्योंकि इनिशियली जो स्टोन एज का टाइम पीरियड है ना, वो एक ऐसा पीरियड है जहां अर्थ का जो क्लाइमेट है बहुत ही ठंडा रहता था। सो इट वाज वेरी क्लाइमेटिकली इफ यू ट्राई टू सी वेरी कोल्ड, ओके। और उसकी कोल्डनेस के कारण ऑब्वियस है कि खेती पॉसिबल था नहीं, वेजिटेशन उतना था नहीं, खेती नहीं थी, वेजिटेशन नहीं था, तो खाली एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहो, जहां खाना मिले वहां खाना खा लो या खाना इकट्ठा करके आगे चलो सर, ठीक है। तो बहुत लिमिटेड वेजिटेशन आपको मिलता है, बहुत लिमिटेड स्पीसीज डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, और इस पैटर्न के ऊपर से विल सी कि कॉन्स्टेंटली शेल्टर के लिए यानी कि छत के लिए, क्योंकि आज के जैसे मकान तो थे नहीं, और खाने के लिए फूड और गैदरिंग हंटिंग के लिए ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको देखने को मिलती रहती है। अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके। अब मजे की बात आपको ये मिलती है, हंटिंग किसकी होती थी? तो जानवरों की होती थी, बट ऑब्वियस है सर, ओके। और हंटिंग जो जानवरों की आपकी इनिशियल पीरियड के अंदर होनी शुरू हुई उसकी भी आपको सिग्निफिकेंस मिलती है। क्या सिग्निफिकेंस मिलेगी सर? ठीक है, तो जो हंटिंग आपको देखने को मिलती है इनिशियल ह्यूमंस के द्वारा की गई है उसमें भी लिमिटेड एनिमल्स अवेलेबल होंगे, क्योंकि इन द पैलियोलिथिक पीरियड, जैसे अगर आप इतिहास के अंदर देखोगे तो पैलियोलिथिक पीरियड एक ऐसा पीरियड है, इट्स अ वेरी आइस एज सर, ठीक है ना। तो अगर आप अर्थ के क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखोगे तो प्लिस्टोसीन पीरियड के रूप में उसको कंसीडर करते हैं, मतलब जियोलॉजिकल स्केल के अंदर, है ना। तो आपको एनसीईआरटी में जियोलॉजिकल स्केल नहीं दिया गया है, पर आप कभी हमारे ऑप्शनल या जीएस के क्लासेस में ये जो 3 डे फ्री ट्रायल है ना उसका लाभ उठाइए, उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है सर, ठीक है। तो उसमें एनिमल्स की हंटिंग हो रही है। दूसरी एडिबल प्लांट्स और फ्रूट्स के लिए सर्वाइवल जो भी आपको मिल रहा था उन सबको कलेक्ट करा के सामान्यतः हमें देखने को मिलता है कि अपने सर्वाइवलिटी को एक्सपांड करने की कोशिश की गई, किसके द्वारा? मनुष्यों के द्वारा सर, ठीक है। तो दिस इज द थीमेटिक डेवलपमेंट, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। थीमेटिक डेवलपमेंट आपको इस तरह से देखने को मिलेगा सर, ठीक है। सामान्यतः वी विल फाइंड कि लोगों के अंदर धीरे धीरे प्रकार की नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज मिलता है, और इसी पीरियड में आफ्टर लाइफ के बारे में भी पता चलता है। आफ्टर लाइफ का मतलब क्या है कि जीवन के बाद का या मृत्यु के बाद का जो जीवन है ना उसके ऊपर भी लोगों को समझ में आ रहा था। अब आप पूछोगे कि मृत्यु के बाद का जीवन कैसे पता चला सर, ठीक है। हाउ डिड द पीपल ऑफ दैट टाइम केम टू नो अबाउट द लाइफ आफ्टर द डेथ सर, ठीक है। तो उसके कंटेक्स्ट में हमें पेंटिंग्स मिले हैं पैलियोलिथिक पीरियड से, या मीसोलिथिक पीरियड के अंदर से भी हमको पेंटिंग्स मिले हैं। और फिर बाद में जैसे जैसे बरियल्स डेवलप होने शुरू हुए, यानी कि दफनाने की जो प्रक्रिया थी, उनका भी स्टडी करके हमें ये समझ में आ रहा था कि आफ्टर डेथ
जो लाइफ है उसके ऊपर भी इन लोग के थोड़ी बहुत प्रकाश डालने की कोशिश की थी सर। ठीक है, इनिशियली जो स्टोन एज था उसमें नॉर्मली लोग टेम्पररी कैंप्स में रहते थे, बट ऑब्वियस है सर, ठीक है, या केव्स में रहने की कोशिश करेंगे। ऐसी जगह जहाँ पे पानी अवेलेबल है, ऐसी जगह जहाँ स्टोन टूल्स अवेलेबल है, कहाँ पे पानी अवेलेबल है, स्टोन टूल्स अवेलेबल है, वहां पे ही आपको इनिशियली सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं। इट इज़ बट ऑब्वियस कि भाई ह्यूमंस की जो बेसिक नेसेसिटी थी कि भाई पानी है, जहाँ खाना पीना अवेलेबल हो जाए सर, ठीक है, और जहाँ थोड़ी सेफ्टी रहे। सेफ्टी में नॉर्मली उस टाइम पे केव्स बहुत प्रोमिनेंट थी, नेचुरल केव्स, जैसे आप भीमबेटका के बारे में जानते होंगे। भीमबेटका इज अ साइट जहाँ पे आपको नेचुरल केव्स मिलती है, तो बिकॉज इट इज़ नेचुरली अवेलेबल सर, ठीक है, ये नेचुरल प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, तो पीपल स्टेड देयर सर। ठीक है, ये ग्रुप्स में रहते थे, एक दूसरे के साथ विल सी की बातें भी करते थे। अब इनको लैंग्वेज तो आती थी पर स्क्रिप्ट नहीं आती थी, हमेशा से याद रखिएगा सर। ठीक है, देखिए स्क्रिप्ट का इवोल्यूशन आज से 6000 साल पहले मनुष्य के या इंसानों के ह्यूमैनिटी के उद्भव के अंदर आपको टेंटेटिवली मिलता है, राइट। 6000 ईयर्स के आसपास की कहानी आपको मिलती है लैंग्वेजेस के कंटेक्स्ट में और राइटिंग के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ। जैसे हड़प्पन से, हड़प्पन की अपनी लिपि थी, पर वो तो कब थे, 2600 बीसी में एग्जिस्ट किया करते थे। यहाँ पे भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे, ये तो मैं आपको 3 लाख साल पहले की बात कर रहा हूँ। 3 लाख साल से लेके आज तक जैसे जैसे हमारा उद्भव हुआ है, वैसे वैसे लैंग्वेजेस का इवोल्यूशन देखने को मिलेगा, राइट। ओके, और लैंग्वेजेस को हमेशा से वी कैन से लिखने की प्रक्रिया उसको लिपि के रूप में कहते हैं। अब उस दौर में लिपि का डेवलपमेंट यानी कि स्क्रिप्ट का कोई आपको मेजर डेवलपमेंट नहीं मिलता रहता, राइट। ओके, खास करके जो अर्ली स्टोन एज है, अर्ली स्टोन एज का मतलब क्या है सर, ठीक है, कि जो आपका पैलियोलिथिक पीरियड का जो इनिशियल पीरियड है उसमें फायर का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि फायर बेसिकली नेचुरल प्रक्रिया के रूप में भी हुई, और दूसरा पत्थरों को घिस घिस के यानी कि फ्रिक्शन की एक्सपेरिमेंट के रूप में भी वी विल कम टू नो कि ये शुरू किया गया था सर। ठीक है, तो अर्ली स्टोन एज में खास करके पैलियोलिथिक पीरियड में हमें अग्नि का भी उद्भव देखने को मिलता रहता है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके, अब सवाल ये आता है कि अर्ली स्टोन एज में लोग कैसे जिया करते थे। ये जो मैंने पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में बताने की कोशिश की, ये कहाँ पे जीते थे और इनकी क्या वे ऑफ लाइफ रही है सर। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर तो मैं चर्चा करवाता हूँ, पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अर्ली स्टोन एज में भारत में सैकड़ों लोकेशंस देखने को मिलती है, जैसे आज की नर्मदा है या सुलेमान किरतहार गिल है सर। ठीक है, हिल्स वाला जो रीजन है, वहाँ पे आपको वी विल कम टू नो कि डेवलपमेंट मिल जाएगा, जहाँ कुछ कुछ सेटलमेंट्स हुए थे। सेटलमेंट्स का मतलब ये होता है कि भाई ये जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं वी कैन से स्टे किया करती थी, राइट। ओके, अब जैसे नर्मदा नदी का किनारा वाला है सर, ठीक है, ये अर्ली स्टोन एज की एक आपको साइट मिलती है। अर्ली स्टोन एज यानी कि मैंने आपको बताने की कोशिश की पैलियोलिथिक पीरियड है। पैलियोलिथिक पीरियड में ये हंटिंग गैदरिंग वहां पे किया करते थे, एंड मेनली हमें पता चलता है कि फॉरेस्ट की प्रोडक्ट्स हो गई हो, रूट्स हो गया हो, फ्रूट्स हो गया हो सर। ठीक है, प्लांट लाइफ के बारे में इन लोग को थोड़ा बहुत पता था, और एनिमल हंटिंग जो है उसकी ट्रेसिस आपको मिल जाती है। ट्रेसिस ऑफ एनिमल हंटिंग क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है कि ये एक प्रक्रिया के रूप में यहाँ पे ये उसको फॉलो करते थे, है ना, ह्यूमन सर। वैसे ही सुलेमान और खिरतार हिल्स देखने को मिलते हैं, कहाँ पे आए हैं सर, ठीक है, आज के नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, मतलब पाकिस्तान वाली रेंज के अंदर आपको मिल जाएंगे, राइट। ये बहुत ही बाद में शुरू होते हैं, क्योंकि ये तो 8000 ईयर्स के आसपास की कहानी देखने को मिलती रहेगी सर। ठीक है, तो ये जो अर्ली स्टोन एज है उसमें सामान्यतः नर्मदा की जो वैली वाला बेल्ट है वो हमारे लिए प्रोमिनेंट मिलता है, जहां पे आपको इनिशियल सेटलमेंट देखने को मिलते रहेंगे। अंडरस्टूड? ये जो अर्ली स्टोन एज था उसके अंदर हंटिंग गैदरिंग सबसे मेन आपके ऑक्यूपेशन के रूप में था, एंड विल सी की तकरीबन 2 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास से इसका उद्भव हुआ है। मॉडर्न डे ह्यूमंस का 3 लाख साल के आसपास का उद्भव कहते हैं, और हिस्ट्री में ये जो अर्ली स्टोन एज है उसको पैलियोलिथिक पीरियड के रूप में कहा गया है। अब आप मुझे पूछोगे कि सर स्टोन एज के रूप में होता है, उसको 3 पीरियड में क्यों डिवाइड किया गया सर। ठीक है, तो एक बना पैलियोलिथिक, दूसरा बना मीसोलिथिक, और तीसरा बना है नियोलिथिक। क्या बना है? पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक। अब मेनली इनको कैसे आप डिफरेंशिएट करते हो, हाउ विल यू सी दिस थिंग्स, ओके ना। तो देखिए पैलियोलिथिक का मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज। ओके, ओल्ड स्टोन एज का मतलब क्या होता है कि भाई देखो, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन सर। ठीक है, तो तकरीबन ये जो इनिशियल स्टोन एज का पीरियड था जिसे पैलियोलिथिक पीरियड है, उसके फीचर्स की आपको सिग्निफिकेंस पता हो जानी चाहिए कि उसके क्या क्या फीचर्स रहे हैं सर। ठीक है, तो तकरीबन 2 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास ये शुरू हुआ, 12,000 ईयर्स अगो के कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। हिस्ट्री में इसको 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है, अपर, मिडल एंड लोअर सर। ठीक है, अपर, मिडल एंड लोअर स्टोन एज के रूप में सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट। ओके, एंड वी विल सी कि ये सबसे पहला पीरियड था जहां पे मैंने आपको वे ऑफ लाइफ के बारे में बताया। वे ऑफ लाइफ के कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि हंटिंग गैदरिंग था, खेती नहीं हुआ करती थी,
अर्थ का क्लाइमेट बड़ा कोल्ड है, कोल्ड क्लाइमेट के अंदर है, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल देखने को मिलता रहता है। अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके। फिर वी विल सी कि इस दौर में मैंने आपको बताने की ये भी कोशिश की कि भाई इनके द्वारा स्टोन, वुड या बोन के अलग अलग प्रकार के टूल्स यूज किए जाते थे, जिसके माध्यम से ये लोग हंटिंग गैदरिंग सामान्यतः करते थे सर। गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। अब सवाल यहाँ से ये भी निकल के आता है कि भाई ये जो अर्ली स्टोनेज की कहानी आपको देखने को मिलती रहती है, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे और इवेंचुअली अपने जो भी इनको बेसिक नेसेसिटी की आवश्यकता थी उसको ये लोग फुलफिल करते थे। तो दे यूज्ड टू फुलफिल थिंग्स अराउंड सर, ठीक है। अब देखने वाली बात आपको यहाँ से ये देखने को मिलेगी कि इनके द्वारा बहुत सारे स्टोन के टूल्स बनाए गए। ये स्टोन के टूल्स बनाने के बाद इन्होंने मीट, बोन, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को कटिंग करने की शुरुआत की, या फ्रूट्स को चॉप किया, या जो भी इनके पास था, और हमारे पास बहुत सारे स्टोन के टूल्स मिल गए हैं। अर्ली स्टोन एज के अंदर ही हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि वुड का भी यूज हो रहा था, जिसकी मदद से खास करके फायर वुड का सिग्निफिकेंस है ना, फायर यानी कि अग्नि, फिर जलाने के लिए भी इन्होंने लकड़े का भी उपयोग किया है सर। और जो अर्ली स्टोनेज के लोग थे वो मैंने आपको बताया कि हंटर गैदरर्स के रूप में थे। अब किसका हंटिंग करते थे? तो सामान्यतः पहले तो वाइल्ड एनिमल्स आपको थोड़े बहुत लिमिटेड मिल जाएंगे, फिश और बर्ड्स आपको लिमिटेड मिल जाएगी, एंड जैसे जैसे खेती का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ वैसे वैसे दूसरे क्रॉप्स भी आपको मिलते हैं। अब जैसे आप देखने की कोशिश करोगे तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट मेसोलिथिक पीरियड या न्यूलिथिक पीरियड में होगा, पर इनिशियल पीरियड में हंटिंग गैदरिंग ही मेन था सर, ठीक है। इंटरेस्टिंगली हंटिंग गैदरिंग की अपनी ही इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि जब आप गैदरिंग कर रहे हो प्लांट्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्लांट्स खाने लायक है और कौन से प्लांट्स खाने लायक नहीं है सर, ठीक है। विच प्लांट्स आर एडिबल्स एंड विच प्लांट्स आर नॉट एडिबल सर। इन द अर्ली स्टोरेज द पीपल लिविंग ऑफ दैट टाइम, उस पीरियड के अंदर जो लोग रह रहे थे उनके पास उतनी तो बुद्धि थी, उनको पता था कि भाई कौन से प्लांट्स को खाया जा सकता है, कौन से जहरीले हैं सर, ठीक है। वही कहानी एनिमल्स के केस में भी देखने को मिलती है। एनिमल्स के केस में क्यों? क्योंकि आप देखिए एनिमल्स की अपनी स्पीड होती है। जब हंटिंग पे निकलते हो तो जानवर भी दौड़ता है, कभी मैं शेर के आगे, कभी शेर मेरे आगे, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। तो आपके पास उतनी फुर्ती होनी चाहिए कि आप उसके ऊपर तराप मारो, वो आपके ऊपर तराप मारे हंटिंग बंटिंग शिकार करते समय। ऐसा ना हो कि आप खुद शिकार हो जाओ सर, है ना। तो शिकारी खुद शिकार हो गया, उससे भी बचने के लिए विल फाइंड कि अर्ली स्टोनेज के अंदर आपको एक चीज देखने को मिलती है कि लोगों के पास रिफ्लेक्सेस थे, अलर्टनेस थी, उनके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड था। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्यों, इसके पीछे का कारण है। आप देखिए अगर ये स्किल्स नहीं होती मनुष्य में उस पीरियड के अंदर, तो भी हो सकता है कि वो अपने आप को प्रोग्रेस ना कर पाता सर। गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। उनको ये भी पता थी कि कौन से फ्रूट्स को, कौन से प्लांट्स को कब खाना है। मतलब ये है कि उस पीरियड में थोड़ा बहुत जो सीजनल नॉलेज था वो भी उभर के आ चुका था। सीजनल नॉलेज का उभर के आने का मतलब ये है कि पीपल लिविंग एट दैट टाइम वर नोइंग कि विच प्लांट्स वर टू बी ईटन इन व्हाट पीरियड सर, है ना। किस पीरियड में कौन से प्लांट्स को खाना चाहिए उसकी भी आपको नॉलेज देखने को मिलती रहती है। ये जो अर्ली स्टोन एज है जिसे हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड के रूप में आइडेंटिफाई करते रहते हैं, उसमें सामान्यतः लोग परमानेंटली एक जगह के ऊपर नहीं रहते थे, ये भी चीज याद रखेगा। अब आप पूछोगे क्यों ऐसा था सर, ठीक है। तो देखिए दे यूज्ड टू मूव कॉन्स्टेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ये लोग कंटिन्यूअसली एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट के अंदर रहते थे। क्यों? क्योंकि मल्टीपल रीजन है। देखिए एक तो जहां पे खाना अवेलेबल है वहां पे ये लोग रहेंगे सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। अगर खाना खत्म हो गया है, आपका फूड खत्म हो गया है, प्लांट्स खत्म हो गए हैं, एनिमल्स नहीं मिल रहे हैं या एनिमल्स आपके हाथ में नहीं आ रहे हैं, तो यू विल बी मूविंग अराउंड। इसके लिए अर्ली स्टोरेज में खास करके जो पैलियोलिथिक पीरियड था उसमें आपको हंटिंग गैदरिंग दोनों में आपको कॉन्स्टेंटली मूवमेंट मिलेगा। तो कोई परमानेंटली एक जगह नहीं रहता है, पहली चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। जानवर खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी, जो भी उस टाइम पे जो गैदरिंग के लिए आपको रूट चाहिए होंगे या फल फूल चाहिए होंगे, वो भी सीजनल टू सीजनल ग्रो करते रहेंगे सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। वी विल ऑल्सो फाइंड कि पानी के लिए भी लोग माइग्रेट करते थे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर स्टोनेज की जो साइट्स है वहां आपको अर्ली स्टोनेज में कैसी साइट्स मिलती है, वैसी साइट्स मिलती है जहां वाटर बॉडीज नजदीक में अंदर आपको मिलेगी सर, है ना। तो आप देखिए कि यही जो साइट्स है वहां पे आपको लेटर पीरियड के अंदर बड़े बड़े शहरों का निर्माण भी होता हुआ मिल जाएगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके। तो ये पूरी की पूरी कहानी आपको मिलती है। ज्यादातर रिवर्स या लेक्स के आजू बाजू में लोग रहते थे, या स्टोन की जहां पे अवेबिलिटी है वहां पे लोग रहेंगे। अब ऐसा क्यों था सर, ठीक है। तो आप देखिए कि पैलियोलिथिक पीरियड है, बहुत ही आइस की कंडीशन है,
पानी आपको परमानेंटली हर जगह 24/7 या पेरेनियल 365 आपको नहीं मिल रहा है। सो पीपल विल प्रेफर स्टेइंग एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, एट अ पर्टिकुलर प्लेस अराउंड, जहाँ पे इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाए। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके। उसमें स्टोन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है जहाँ पे ये लोग रहेंगे। अब ऐसा क्यों था, तो उसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करिए सर, ठीक है। तो हम लोग जब स्टोन के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो स्टोन की नेचुरल अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टोन से ही टूल्स बनते थे। अगर स्टोन अवेलेबल नहीं है, अगर आप कहीं पानी नदी के किनारे रह रहे हो, तो देन व्हाट्स गोना हैपन सर, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द रीजन स्टोन अवेलेबिलिटी वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द स्टोन एज एज वेल। ओके, विल फाइंड कि ये लोग सामान्यतः नेचुरल केव्स के अंदर रहते थे। स्टोन के टूल्स को ये अलग अलग प्रकार की चिप्स में काटने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। और भीमबेटका से लेके विंध्या से लेके नर्मदा वैली वाले रीजन में आपको अर्ली स्टोन एज के अंदर पॉपुलेशन रहती हुई देखने को मिल जाएगी। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके। अब देखिए कि अर्ली स्टोन एज की कहानी के कंटेक्स्ट में आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये स्टोन के टूल्स बनाते थे। कैसे बनाते थे सर? ठीक है, तो ऐसे बनाते आपको मिल जाएंगे। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके। तो सामान्यतः एक होता है प्रेशर फ्लेकिंग, है ना, फ्लेक्स निकालना। आपने ऑनियन की रिंग देखी होगी जिसको ये लोग लेयर वाइज निकाल देते हैं, राइट? ओके, बहुत बार तो वो फ्लेक्स निकालने की बात आपको मिलती रहती है, राइट? तो पत्थर की भी परतें होती है, वो निकालने की कोशिश करेंगे, या दो पत्थरों को एक दूसरे के साथ घिसेंगे और उससे ये लोग स्टोन के टूल्स बनाने की कोशिश करेंगे। अब हुआ क्या कि बहुत बार मैंने आपको बताने की कोशिश की कि स्टोन के टूल्स को जब एक दूसरे के साथ घिसा गया तो उसमें से ही अग्नि का उत्पादन हुआ सर, ठीक है। तो स्टोन एज में खास करके पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो कुरनूल करके गुफाएं देखने को मिलती है। कुरनूल कहाँ पे आई है? इट इज लोकेटेड इन द आंध्र प्रदेश रीजन सर, ठीक है। ये जो कुरनूल करके प्लेस है वहां पे आपको राख यानी कि ऐश मिली हुई है। प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट्स अराउंड। ओके, आपको पूछा जाएगा कि भाई स्टोन एज में या पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर प्रिसाइसली अग्नि का उत्पादन हुआ, फायर का डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भाई हुआ है सर, ठीक है, पहली बात। दूसरा, ऐश कहां पे मिली हुई है? तो ऐश मिली हुई है एट अ प्लेस कॉल्ड एज कुरनूल। ऐश कहां पे मिली हुई है? कुरनूल नाम की जगह पे। तो हम लोग को इन दोनों की क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि भाई इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, राइट सर, ठीक है। तो ये ऐश से कुकिंग, लाइट के लिए यूज करते थे, कभी हंटिंग के लिए जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, जानवरों को डराने के लिए भी, क्योंकि उस टाइम पे जंगली जानवर हुआ करते थे। तो अग्नि का जैसे ही डेवलपमेंट हुआ स्टोन एज के अंदर सर, है ना, फायर का जैसे ही डेवलपमेंट हुआ, पूरी जीवन धारा बदल गई। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है, क्योंकि फायर का बहुत मल्टीपर्पज यूज होता है। जंगल साफ करने से लेके, अपने आप को सिक्योर करने से लेके, खाने पीने की वस्तुएं पकाने से लेके, बहुत जगह के ऊपर विल सी की अग्नि का यूज आपको देखने को मिलता रहेगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके। अब सवाल ये आया है कि ये पूरा का पूरा जो पैलियोलिथिक पीरियड है, जिसे हम लोग अर्ली स्टोन एज के पीरियड के रूप में कंसीडर करते हैं, वहां पे आपको मल्टीपल साइट्स देखने को मिलती रहेगी सर। गेटिंग ऑन पॉइंट? ओके। जैसे एक साइट आपको मिलती है पैलियोलिथिक पीरियड की ही, पटने करके एक साइट है। कहाँ पे है? पटने सर, ओके। अब आप पूछोगे मुझे सर ये पटने की क्या इंपॉर्टेंस है एंड व्हाई पटने हैज टू बी स्टडीड अराउंड सर, ठीक है। तो देखिए, पटने एक ऐसी साइट है जो पैलियोलिथिक साइट है, पहली बात बता रहा हूँ। ये पैलियोलिथिक साइट के रूप में आपको इसके अंदर ये भी याद रखना है कि इट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिलती है, आज के महाराष्ट्र प्रांत के अंदर। दूसरी बात सर, ठीक है। तीसरी बात आपको यहां से देखने को मिलता है एग्स मिले हैं ऑस्ट्रिच के सर, ठीक है ना। ऑस्ट्रिच के एग्स मिले हैं जिसके ऊपर इन्होंने शेल्स के ऊपर डिजाइन की है और उससे बीड्स बनाने की कोशिश की है। क्या बनाया है? बीड्स। बीड्स का मतलब होता है मणके बनाए हैं सर, ठीक है। तो व्हेन वी सी द एनसीईआरटी, ये जो एनसीईआरटी है ना, अवर पास्ट, उसके अंदर ये थोड़ी बहुत बातें लिखी गई है, मैं उसी में से एक्सट्रैक्ट करके आपको बता रहा हूँ। इसमें ये वाली जो एनसीईआरटी है आपकी एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड वाली, उसमें कम मसाला दिया गया है, पर हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, राइट? ओके। तो इसमें एनालिटिकल अच्छा है, मतलब ये जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें एनालिटिकल ज्यादा दिया हुआ है, मतलब दे हैव गिवन गुड एनालिटिकल डेटा। एंड अवर पास्ट वाली जो बुक है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो फैक्चुअल ज्यादा दिया हुआ है। तो हम इन दोनों को मर्ज कर दिया है, तो दोनों से आपको फायदा होगा। खैर, तो ये जो पटने करके साइट है, इट्स अ पैलियोलिथिक साइट। ये पैलियोलिथिक साइट में आपको अंडे के शेल्स मिले हुए हैं, बीड्स आपको मिल जाएंगे, याद रखिएगा। दूसरी आपको हुंसगी करके साइट देखने को मिलती है, हुंसगी सर, ठीक है। तो हुंसगी भी आपको इंपॉर्टेंट साइट के रूप में आपको देखने को मिलती है दक्षिण भारत के अंदर, राइट सर, ठीक है। यहाँ पे भी आपको स्टोन के टूल्स मिल जाएंगे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर, और इसको फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट के रूप में भी कंसीडर किया गया है। अब आप मुझे कहोगे कि सर ये फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट क्या होती है सर, ये तो आपने बताया नहीं था। तो देखिए, फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट्स आर दोज काइंड ऑफ साइट्स बिलोंगिंग टू द पैलियोलिथिक पीरियड
बिलोंगिंग टू द पैलियोलिथिक पीरियड। इन साइट्स की खासियत यह है कि भाई ये जितनी भी साइट्स आपको मिलती है वहाँ पे लोग रहते भी थे और स्टोन के टूल्स भी बनाते थे। सो पीपल यूज टू स्टे बैक एट दैट प्लेस एंड दे ऑल्सो यूज टू मेक द स्टोन टूल्स, है ना, इन दोनों का मिक्सचर करके डेवलप करते थे। इसके लिए इसको फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट के रूप में भी कंसिडर करते हुए मिल जाएंगे सर, ठीक है। ये जो अर्ली स्टोन एज है जिसे हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड के रूप में कहते हैं, इसमें खासियत आपको ये भी मिलती है कि भीमबेटका जैसी आपको जगह देखने को मिल जाएगी। यू विल फाइंड प्लेस कॉल्ड एज भीमबेटका। ये जो भीमबेटका करके जो जगह है उसकी सिग्निफिकेंस आपको मिलेगी। क्या सिग्निफिकेंस मिलेगी सर, ठीक है, उसमें आपको पेंटिंग मिल जाता है। इस पेंटिंग के अंदर आपको देखने को मिलता है कि मैन और वुमेन दोनों के दोनों कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। डिवीजन ऑफ लेबर की कहानी आपको देखने को मिलेगी सर, ठीक है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट पेंटिंग था जो अर्ली स्टोन एज पीरियड से या पैलियोलिथिक पीरियड को सिग्निफाई करता है, राइट। तो इसमें पता चलता है कि हंटिंग के कुछ एविडेंसेस है। वी विल फाइंड कि टूल्स बना रहे हैं, कुछ ना कुछ वैसी आपको चीजें देखने को मिलती रहती है। एंड मैन वुमेन यूज टू हैव डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स, ये भी हमको यहाँ से देखने को मिलता रहेगा सर, ठीक है। सो भीमबेटका इज ऑल्सो पैलियोलिथिक साइट। हम लोग को क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि इसकी आपको इंपॉर्टेंस देखने को मिलती रहेगी। अब सवाल ये आता है कि भाई भीमबेटका करके एक शहर है या भीमबेटका करके एक जगह है, ये स्टोन एज की साइट है, ये पैलियोलिथिक पीरियड की साइट है, ये कैसे पता चला सर, ठीक है। तो एक स्कॉलर थे जिनका नाम था विष्णु वाकनकर। क्या नाम था? विष्णु वाकनकर, है ना। विष्णु वाकनकर साहब की कहानी आपको ऐसी देखने को मिलती है कि ही वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे थे? सो ही वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम भोपाल टू इटारसी समवेयर इन एमपी और इन बिटवीन ही सॉ द केव्स। उन्होंने ये गुफाएं देखी। तो ये गुफाएं देखी तो गुफा के अंदर उन्होंने देखने की कोशिश की कि भाई देखो लोग ने पेंटिंग बनाए हुए हैं। तो ही डिसाइडेड टू ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ ट्रेन। वो ट्रेन से जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, और वो जब ट्रेन से जा रहे थे रास्ते में उतर गए, और फिर उतरने के बाद उन्होंने वहां पे जाके 1956 में डिस्कवरी की कि भाई ये तो गजब है, गजब है, गजब है। तो इस तरह से हमें पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में पता चला और भीमबेटका के पेंटिंग्स के बारे में पता चला सर, ठीक है। तो ये जो पहला पीरियड है इतिहास के कंटेक्स्ट में, मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो पहला पीरियड है जिसे हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड के रूप में कहते हैं सर, ठीक है। ये पैलियोलिथिक पीरियड में आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर, मिडल एंड लोअर पैलियोलिथिक सर, ठीक है। अपर, मिडल एंड लोअर पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक को ही 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पैलियो इज द कॉल्ड एज द ओल्ड, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। ये 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके तकरीबन 12,000 ईयर्स अगो, मतलब पूरे के पूरे आइस एज का पीरियड है। आइस एज का मतलब ये होता है कि भाई ये वो पीरियड है जहां पृथ्वी अभी भी गर्म आप मतलब होती हुई नहीं मिलेगी, वार्म क्लाइमेट आपको नहीं देखने को मिलेगा सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो ये फर्स्ट पीरियड है स्टोन एज का, हम लोग को क्लैरिटी हो जानी चाहिए। और ये जो फर्स्ट पीरियड है स्टोन एज का, वहां पे ये नर्मदा वैली वाला जो रीजन मैंने आपको बताया सर, ठीक है, वहां से ही हंटिंग गैदरिंग का सबसे पहले हम लोग को ओरिजिन देखने को मिलता रहता है, राइट सर, ठीक है। इसी पीरियड में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आपको रॉक पेंटिंग्स मिले हैं। ये रॉक पेंटिंग्स भारत में भीमबेटका नाम की जगह से मिले हैं। ऐसे ही रॉक पेंटिंग्स अक्रॉस दी वर्ल्ड ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग जगह से मिल चुके हैं, याद रखेगा। ये पेंटिंग्स के अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की, जो पेंटिंग है उसके फीचर्स आपको पूछे जाते हैं। फीचर्स का मतलब ये है कि पेंटिंग कैसे दिखते हैं। तो सामान्यतः पेंटिंग फिगर्स के रूप में है, इसमें कोई ह्यूमन इमोशन सीधा सीधा नहीं दिखेगा। स्टिक लाइक पेंटिंग्स आपको देखने को मिलते हैं, बहुत बार सिंबल्स के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स का इंटरेक्शन भी देखने को मिलता रहेगा। ह्यूमंस और एनिमल्स का इंटरेक्शन क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि दिस इज द पीरियड वहाँ जहाँ इंसान और जानवर के बीच में हंटिंग बंटिंग को लेके शिकार को लेके इंटरेक्शन आपको प्रोमिनेंटली मिलता रहता है, राइट सर, ठीक है। इसी पीरियड में छोटे मोटे ऑर्नामेंट्स भी बनने शुरू हो गए थे सर, ठीक है। कैसे? तो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे पटने करके एक जगह है, पटने, पटने के अंदर आपको एग के जो बीड्स है उसके अंदर से चीजें बनती है ज्वेलरी के रूप में, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। या वी विल सी की पेंडेंट्स बनाने की कोशिश करेंगे जानवरों के दांत से। दे यूज्ड टू मेक समथिंग कॉल्ड एज पेंडेंट्स, जो गले के अंदर हम लोग माला के रूप में या तावीज के रूप में पहनते हैं, वो भी आपको इसी पीरियड के अंदर पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर से निकल के आएगा सर, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर द फैक्ट्स रिगार्डिंग द पैलियोलिथिक पीरियड। मैं फिर से कह रहा हूं, इन फैक्ट्स को कभी भी दरकिनार मत करिएगा, हमेशा से ध्यान रखिएगा, याद रखने की कोशिश करिएगा सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। अब आप समझने की कोशिश करिए, 12,000 साल तक, है ना, मतलब आज से 12,000 तकरीबन 2 मिलियन ईयर्स अगो, या उसके बाद 3 लाख ईयर्स अगो, 3 लाख ईयर्स से लेके तकरीबन 12,000 ईयर्स अगो की कहानी तक आपको एक चीज देखने को मिलती है कि पूरी की पूरी आइस एज थी। आइस एज का मतलब है कि पूरा बर्फ की चद्दर ढकी हुई है पूरे पृथ्वी के ऊपर से, ठीक है।
तो पृथ्वी के ऊपर पूरी बर्फ की चद्दर थी, तो इट इज बट ऑब्वियस कि कोई इतनी ह्यूमन की पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ पाई सर, ठीक है। पर तकरीबन तकरीबन 12,000 ईयर्स अगो के बाद के पीरियड के आसपास हमें देखने को मिलता है क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो गया। क्लाइमेट चेंज कैसे हुआ सर, ठीक है, तो गर्म क्लाइमेट उद्भव होना शुरू हुआ। अर्थ की जो जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम है वो बदल रही है। तो पहले प्लिस्टोसीन पीरियड थी वहां से होलसीन पीरियड के अंदर हम ट्रांसफॉर्म होने की शुरुआत हो जाएगी वाइस वर्सा के रूप में सर, ठीक है। एंड ग्रेजुअली वी विल सी दैट जितना ही आप हॉट क्लाइमेट के ऊपर जाते हो सर, ठीक है, तो वहां से आपको ये भी चीज देखने को मिलती है कि भाई अब नदियां उफान के ऊपर आएगी। क्यों होता है? क्योंकि बर्फ मेल्ट होने की शुरुआत हो जाएगी, राइट और रॉन्ग, ग्लेशियर्स आपके मेल्ट हो जाएंगे। और जैसे ही वो चीज होगी तो मनुष्यों के लिए बहुत फायदा होगा। अब ऐसा क्यों होगा सर, ठीक है, तो आप खुद ही सोचने की कोशिश करिए ना सर, ठीक है। पाषाण युग में जब आप हंटिंग गैदरिंग किया करते थे, आपकी परिस्थिति बड़ी मतलब है ना, उतनी सर्वाइवेबिलिटी भी नहीं मिलती थी। हंटिंग गैदरिंग के लिए आपको जो मेन मसाला चाहिए वो भी नहीं मिल रहा था। यू आर नॉट एबल टू गेट द मेन मसाला आउट ऑफ इट। मसाला क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि अभी भी तुम सर्वाइवल के लिए फाइट करे जा रहे हो सर, ठीक है। एंड देन यू आर नॉट गेटिंग वेजिटेशन, यू आर नॉट गेटिंग मच एनिमल्स, क्योंकि डाइवर्सिटी भी नहीं है। देखिए तो जैसे आप चले जाओ क्या कह सकते हैं बर्फीले विस्तार में, तो वहाँ जानवरों की संख्या कम होगी, जो ज़्यादातर चीज़ें होगी वो फ्रीज आउट हो गई होगी। पर जैसे ही आप वार्म क्लाइमेट पे आते हो, ग्रीनर क्लाइमेट पे आ जाते हो सर, ठीक है, जहाँ बारिश बारिश ठीक ठाक हो रही है, ट्रॉपिकल एरियाज आपको मिल जाते हैं, फर्टाइल सॉइल्स देखने को मिल जाती है, तो कितनी सारी इकोसिस्टम इकट्ठी होती है। तो वहाँ स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी, जहाँ स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी वहाँ हंटिंग में भी मजा आएगा, वहाँ आपको गैदरिंग करने में भी मजा आएगा सर, ठीक है। तो इस तरह से हुआ क्या कि लिविंग कंडीशन ह्यूमंस के लिए इंप्रूव हुई। धीरे धीरे करके ह्यूमंस ने सेटल करना शुरू कर दिया, डोमेस्टिकेशन करना शुरू किया, और फिर छोटी छोटी कम्युनिटीज के अंदर हम लोग डेवलप होने की शुरुआत करते हैं सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। ऐसी जगह पे सेटल होना शुरू हुआ जहां सॉइल भी आपको थोड़ा बहुत कंपेरेटिवली फर्टाइल देखने को मिलता रहेगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके। तो कहानी आपको इस तरह से देखने को मिलती है कि समवेयर फ्रॉम 12,000 टू 8,000, समवेयर फ्रॉम 12,000 टू 8,000 सर, ठीक है ना, समझे। इस पीरियड के अंदर हमें यह पता चलेगा कि भारत के दूसरे सेंटर्स में भी अब सेटलमेंट होने शुरू हो गए। कहां कहां पे सेटलमेंट होने शुरू हो गए सर, ठीक है। तो समवेयर इन द 12,000 टू 8,000 पीरियड बीसी ऑनवर्ड सर, ठीक है, देयर इज अ ट्रांजिशन टेकिंग प्लेस। ये ट्रांजिशन को हम लोग कहते हैं मीसोलिथिक पीरियड, या इसको कहते हैं मिडिल स्टोन एज के रूप में। अब देखिए स्टोन एज 3 पीरियड में डिवाइडेड है। एक है पैलियोलिथिक पीरियड, दूसरा है मीसोलिथिक पीरियड, और तीसरा है नियोलिथिक पीरियड। एक है मेसोलिथिक मतलब पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर मिडल एंड लोअर सर, ठीक है। पर मैं सबके ऊपर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। फिर उसके बाद या लोअर मिडल एंड अपर एलएमयू के रूप में अपन कंसीडर करते हैं। उसके बाद आप देखने की कोशिश करोगे आता है मिडिल स्टोन एज, दैट इज नोन एज मीसोलिथिक पीरियड। और उसके बाद तीसरा आता है नियोलिथिक पीरियड सर, है ना। नियोलिथिक पीरियड सबसे लास्ट में आया, वहां से फिर मेटल एज में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, राइट, ओके। तो ये जो मीसोलिथिक पीरियड है जिसे हम लोग मिडिल स्टोन एज के रूप में कहते हैं, ये 12,000 ईयर्स अगो के आसपास उद्भव हुआ सर, ठीक है। वहां से लेके 10,000 ईयर्स अगो, मतलब आज से 10,000 साल पहले का मोस्ट प्रोबेबली इसका ट्रांजिशन होने की शुरुआत हुई। ये वो पीरियड है जहां एनवायरमेंटल चेंजेस हुए, ये वो पीरियड है जहां स्टोन टूल्स चेंज होने शुरू हो गए, ये वो पीरियड है जहां पत्थर की वेराइटी और टेक्निक भी बदल जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट सर, ठीक है। तो उसके विषय का कारण खुद ही समझने की कोशिश करें, मीसोलिथिक पीरियड में एग्जैक्टली क्या हुआ था सर, ठीक है। तो मीसोलिथिक पीरियड एक ऐसा पीरियड आपको मिलता रहता है जिसने एनवायरमेंट चेंज के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदली है। अब क्या क्या बदला है सर, ठीक है ना, इंटरेस्टिंगली कि समवेयर इन द 12,000 ईयर्स अगो, है ना, कि बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ द अर्थ क्लाइमेट, है ना, अर्थ की जो क्लाइमेट है वो पूरी की पूरी बदली, और फिर वार्म क्लाइमेट की तरफ हम लोग गए, सनलाइट डेवलप होनी शुरू हो गई, ग्रासलैंड्स बनने शुरू हो गए। ग्रासलैंड बनने शुरू हो गए तो नए धीरे धीरे करके क्रॉप्स उगने शुरू हो जाएंगे सर, ठीक है। तो एज एंड व्हेन फ्रॉम मीसोलिथिक टू नियोलिथिक विल सी कि आपको व्हीट, बार्ली, राइस जैसे अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स भी उगने शुरू हो जाएंगे, राइट, ओके। इसी पीरियड में स्पीशीज की डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। देखिए इन द पैलियोलिथिक पीरियड वी डू नॉट सी मच डेवलपमेंट ऑफ स्पीशीज, क्यों? क्योंकि जानवर उतने मिलेंगे नहीं, बहुत ठंडा टाइम था। पर अब ग्रीनरी होनी शुरू हो गई, नए स्पीशीज अट्रैक्ट कर रहे हैं, नए एनिमल्स आ रहे हैं, नए बर्ड्स आ रहे हैं, फ्लोरा फोना दोनों डेवलप होना जो शुरू हो जाएगा सर, ठीक है। तो वी विल सी दैट दिस इज द पीरियड जहां हम लोग को ये भी चीज पता चल रही है कि इंसानों को लग रहा है कि भाई देखो हम जानवरों को डोमेस्टिकेट क्यों नहीं कर सकते, मछली को क्यों नहीं पकड़ सकते सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। हम ये जो ग्रेन्स उग रहे हैं जमीन के अंदर से नेचुरल प्रक्रिया के रूप में, उसको क्यों कंज्यूम नहीं कर सकते सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो इस तरह से वी विल सी कि जैसे जैसे सीजनल नॉलेज आना शुरू हो गया,
फूड्स की हैबिट के बारे में, ब्रीडिंग के बारे में, एनिमल्स की ओरिजिन के बारे में भी इंसानों को नॉलेज आना शुरू हो गया सर, ठीक है। और इसी बेसिस के ऊपर से वी विल सी कि मीसोलिथिक पीरियड की शुरुआत हुई। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपकी ये जो एनसीईआरटी है, जिसे हम लोग मीसोलिथिक पीरियड के रूप में कहते हैं, उसके बारे में बहुत ही कम दिया हुआ है सर, ठीक है। पर मीसोलिथिक पीरियड में वही पुरानी साइट्स आपकी डेवलप होती रही और कुछ नई साइटें भी बननी शुरू रहती है, ऐसा नहीं था कि वो नहीं बनेगी सर, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप मीसोलिथिक पीरियड में देखोगे तो भीमबेटका कंटिन्यू टू फ्लरिश। भीमबेटका कंटिन्यू टू फ्लरिश का मतलब ये है कि भीमबेटका जैसी साइट्स जो है वो पहले भी चल रही थी, मीसोलिथिक पीरियड में भी उसका ग्रोथ होता रहा, तो उसमें कोई दो राय नहीं है सर, ठीक है। इनफैक्ट भीमबेटका में सबसे ज्यादा पेंटिंग्स जो है वो मीसोलिथिक पीरियड से ही मिलेंगे। या गुजरात में आप चले जाओगे तो आपको लाघणत जैसी साइटें देखने को मिल जाती है सर, ठीक है। या मिर्जापुर के अंदर आपको साइट्स देखने को मिल जाएगी, ईस्टर्न यूपी में आपको आदमगढ़ जैसी साइट्स देखने को मिल जाएगी। तो देयर आर मेनी साइट्स इन द कंट्री जो मीसोलिथिक पीरियड में फ्लरिश हुई है। उन सब का डिटेल आपको हमारे प्लस कोर्सेज के ऊपर मिलेगा। तो अभी ये 3 डे ट्रायल है, उसका लाभ उठा दीजिएगा, वही मैं सजेस्ट आपको करूंगा। खैर, अब देखिए आगे जाने की कोशिश करते हैं कि स्टोन एज के कंटेक्स्ट में ये जो मीसोलिथिक पीरियड की जो कहानी है, ये मीसोलिथिक पीरियड तो आपका चलता रहा सर, ठीक है। ये मीसोलिथिक पीरियड से बाद में ट्रांजिशन होना शुरू हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूलिथिक पीरियड के रूप में। अब ये क्या कहानी में आया सर, और इसकी क्या स्टोरी है, तो देखिए एनसीईआरटी अवर पास्ट 1 के अंदर न्यूलिथिक पीरियड को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है सर, ठीक है। तो देखिए 2 मिलियन ईयर्स अगो से, मतलब आज से 20 लाख साल है ना, ऑलमोस्ट 3 लाख साल के आसपास होमो सेपियन सेपियन, उसके पहले भी होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और ऑस्ट्रोपिथेकस, ऐसे ऐसे हमारे बहुत सारे पूर्वज हो चुके हैं। उनका ये टाइम पीरियड था, वहां से लेके 12,000 ईयर तक का पूरे के पूरे टाइम पीरियड को हम लोग पैलियोलिथिक कहते हैं। उसको अपर मिडल या लोअर मिडल अपर में डिवाइड किया जाता है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक से, ठीक है। वहां से मीसोलिथिक में आए, मीसोलिथिक से न्यूलिथिक में आए। न्यूलिथिक को नवपाषाण युग कहते हैं। अब नवपाषाण युग क्यों कहते हैं, उसके पीछे का कारण आप देखिए। इस पीरियड में एग्रीकल्चर डेवलप होना शुरू हुआ। इस पीरियड के अंदर हंटिंग गैदरिंग तो आपको देखने को मिलती रहती है, हंटिंग गैदरिंग के साथ साथ अब सेटलमेंट होना शुरू होता है, सरप्लस बनना शुरू हो जाएगा, नई नई साइट्स आपको इवॉल्व होती हुई देखने को मिल जाएगी इन दी कंट्री। भारत के अलग अलग विस्तारों के अंदर न्यूलिथिक पीरियड के अंदर बहुत सारी चीजें बननी शुरू हो गई। इनफैक्ट इसी पीरियड को बहुत सारे ऑथर्स ने हिस्ट्री में ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि ये तो कोई और पीरियड नहीं है, पर इसको रिवॉल्यूशन के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। क्या कह सकते हैं, न्यूलिथिक पीरियड को कहा जाता है रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन क्यों कहते हैं, तो उसके पीछे की कहानी है, गॉर्डन चाइल्ड करके एक ऑथर हुआ करते थे, उन्होंने ये कहा था कि नवपाषाण युग एक क्रांति के समान है, इट इज सिमिलर टू अ रिवॉल्यूशन। बहुत फंडामेंटल चेंजेस इस पीरियड के अंदर हुए थे सर, ठीक है। अब क्या हुआ सर, है ना, मैंने आपको बताने की कोशिश की कि भाई जैसे जैसे डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, लोगों ने प्लांट्स को ग्रो करना शुरू किया, सीड्स को ग्रो करना शुरू किया सर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होना शुरू हो गया, सेटल लाइफ होनी शुरू हो गई सर, ठीक है। छोटी मोटी ट्रेड एंड कॉमर्स बननी शुरू हो गई, विलेज कम्युनिटीज बननी शुरू हो जाती है। तो जो बैंड्स में रहा करते थे, ग्रुपिंग्स में रहा करते थे, उन सब का आपको इवोल्यूशन होने की शुरुआत हो जाती है, राइट, ओके। अब लोगों को समझ में आ रहा था कि भाई कौन से प्लांट्स एडिबल है, कौन से नहीं है। खेती बेती में अब सीड्स का यूज होने की शुरुआत हुई, और इस पीरियड में फार्मिंग का भी आपको इंपॉर्टेंस मिलता है, जिसमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की भी इंपॉर्टेंस मिलती है। अब देखिएगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी कि जानवरों को अपने डोमेस्टिकेट करना और उनका उपयोग मिले ना, वो शुरू तो मीसोलिथिक में थोड़ा बहुत हुआ था, पर न्यूलिथिक पीरियड में अपने पीक के ऊपर जाता है सर, ठीक है ना। तो जैसे कुत्ता हो गया हो, या शीप हो गई हो, गोट हो गई हो, कैटल हो गई हो सर, ठीक है, ऐसे हर्डिंग एनिमल से इन सब का उपयोग किया गया एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ से, डेयरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको चीजें देखने को मिलती रहती है, राइट, ओके। वी विल सी कि वीट और बार्ली जैसे क्रॉप्स इंडिया में ग्रो किए गए हैं न्यूलिथिक पीरियड में ही। आप देखोगे मेहरगढ़ करके एक साइट है, वहां पे वीट बार्ली के एविडेंसेस देखने को मिल जाएंगे सर, ठीक है। नए नए सीड्स को ग्रो करने की कोशिश की गई है और सरप्लस बनाने की कोशिश की गई है सर, ठीक है। सो इन द न्यूलिथिक पीरियड वी विल सी कि डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज आल्सो स्टार्टेड एट दैट टाइम ओनली सर, ठीक है। ये एनिमल्स का यूज फूड और मिल्क दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, याद रखेगा सर, ठीक है। एंड ग्रेजुअली वी विल सी कि इसके अंदर से बड़ा फायदा हुआ। अब देखिए न्यूलिथिक पीरियड में क्या हुआ, खेती बनी, खेती से आपके यहाँ पे ग्रेन्स और आपके डेवलप हुए, और फिर उसको स्टोर करने की आवश्यकता है। स्टोर करने की आवश्यकता हुई तो पॉटरी का डेवलपमेंट हुआ। न्यूलिथिक पीरियड में ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि व्हील बेस्ड पॉटरी का भी इवोल्यूशन मिलता है। किसका, व्हील बेस्ड पॉटरी। व्हील बेस्ड पॉटरी का मतलब होता है कि भाई जो चकड़े के ऊपर बनाई जाती है पॉटरी, उसका भी आपको डेवलपमेंट इसी पीरियड के अंदर से होता हुआ मिलेगा सर, ठीक है।
ये जो व्हील बेस्ड पॉटरी है ये हेल्पफुल होती है इन द लॉन्गर रन टू फॉर स्टोरेज ऑफ मल्टीपल थिंग्स जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे थे, राइट सर, ठीक है। नए क्रॉप्स और ग्रेन्स ग्रो किए गए, वी विल सी कि सेटल लाइफ होनी शुरू होगी। सेटल लाइफ शुरू होगी, लोगों ने कस्टम्स और प्रैक्टिसेस यानी कि रिलीजियस सिस्टम का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। अलग अलग जगह पे सेटलमेंट्स मिलते हैं और अलग अलग जगह के घरों का भी इवोल्यूशन आपको देखने को मिलता है नियोलिथिक पीरियड में ही। इसी पीरियड में एनिमल्स का भी मल्टीपल यूज हुआ, मैंने बताया डोमेस्टिकेशन किया, तो कुछ स्टोरेज के पॉइंट ऑफ से, रेयरिंग के पॉइंट ऑफ से, खेती के पॉइंट ऑफ से, पेस्टोरल इकोनॉमी का डेवलपमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ये पता चलेगा कि जो न्यूलिथिक पीरियड है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट पीरियड है सर, ठीक है। अब क्या हुआ कि खेती का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, आपने गेहूं उगाया, अब गेहूं का मल्टीपल पर्पस हो रहा है, एक सीड के रूप में लोग यूज कर रहे थे, फूड के रूप में लोग यूज कर रहे थे, गिफ्ट के रूप में, इवन टैक्स के रूप में भी डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। तो आप हड़प्पा के पीरियड के अंदर जाएंगे, हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हड़प्पा के ऊपर चर्चा करेंगे। हड़प्पा के पीरियड में हमको पता चलता है कि ग्रैनरीज बनाई गई है ना। ये जो ग्रैनरीज हड़प्पन्स के द्वारा बनाई गई उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रैनरीज मेड बाय द हड़प्पन्स। हड़प्पन्स के द्वारा ये जो ग्रैनरीज बनती है उसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस ये था कि ये ग्रैनरीज मूलतः से जो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स थी उसके लिए थी, और ये ग्रेन्स टैक्स के रूप में हड़प्पन्स को मिला करता था सर, ठीक है। सो हड़प्पन्स यूज्ड टू गेट दिस ग्रेन्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस अराउंड, और ये भविष्य में आपको वल्नरेबिलिटी से भी बचाता है, मतलब अगर कोई क्राइसिस हो गया, आपके यहाँ क्रॉप फेलियर हो गया तो उससे भी। तो धीरे धीरे करके पॉटरी में यानी कि माटी के बर्तन के कंटेक्स्ट में ये जो डेवलपमेंट होना शुरू हुआ उससे भी बहुत बड़ी चीजें आपको मिलेगी सर, ठीक है। एनिमल्स का भी मल्टीपर्पज यूज होने की शुरुआत हो रही है, अब खाली और खाली हंटिंग के पॉइंट ऑफ से एनिमल्स का यूज नहीं हो रहा है, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये जो न्यूलिथिक पीरियड है उसमें बहुत सारी साइट्स डेवलप मिल जाएगी सर, ठीक है। तो आपको यहाँ मेहरगढ़ मिलती है, यहाँ बुरजांव मिलती है, यहाँ कोलीदवा महागरा जैसी साइट मिलती है, यहाँ चिरान मिलती है, यहाँ दाऊदली हरिंग मिलती है, यहाँ पयमपली और यहाँ पे हल्लूर जैसी साइटें मिलेगी सर, ठीक है। ये जो ब्लू कलर के डॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, दिस आर ऑल दी वी कैन से न्यूलिथिक साइट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये अवर पास्ट करके जो बुक है इसमें एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। बाय द वे ये साइट इसमें नहीं दिए हुए, ये जो नई वाली है ना 2025 वाली, ठीक है। देखिए आपका काम मैं बहुत सरल करके दे रहा हूँ, सरल करने का मतलब क्यों है, क्योंकि बहुत बार कैंडिडेट्स के साथ ये होता है कि ये छठे कक्षा की एनसीईआरटी है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो इसमें आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप गाड़ी चलाओगे तो चल जाएगी, और उसको मैं यहाँ 40-50 मिनट में निपटा के कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको लगेगा कि सर एनसीईआरटी को भी इतना है, अभी देखो 40-50 मिनट में 1 घंटे के अंदर अपन कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर को या टॉपिक को, दैट इज मोर देन इनफ सर, ठीक है। बाकी और भी डेप्थ में करना है तो आप आ सकते हो, मैंने कहा अभी 3 डे ट्रायल है और सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम इतना तो करके जाइए सर, ठीक है। अब हमारे पास कैसे एविडेंसेस है, हमारे पास बर्न्ट ग्रेन्स मिले हैं, क्यों, क्योंकि जैसे किसी ने चावल बना, चावल तो खैर बाद में यूज होना शुरू हुआ, चावल भी होना शुरू हो गया था व्हीट बार्ली के साथ साथ, बट हमारे पास बर्न्ट ग्रेन्स के एविडेंसेस है, हमारे पास अलग अलग बोन्स, अलग अलग एनिमल्स के एविडेंसेस है। इन दोनों की मदद से वी आर एबल टू आइडेंटिफाई आउट कि भाई देखो यहाँ अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स को ग्रो किया गया है, और अलग अलग साइटें आपको इंडिया के अंदर मिलेगी। अब कहाँ कहाँ कौन सी साइट है याद रखेगा सर, ठीक है। तो कश्मीर में ना 2 साइट है, एक तो बुरजाम करके साइट है, दूसरी है गुफकराल सर, ठीक है। देयर आर 2 साइट्स इन कश्मीर, इन द जम्मू कश्मीर रीजन सर, ठीक है। गुफकराल एंड बुरजाम, इन दोनों की इंपॉर्टेंस आपको ये मिलती है कि इसमें व्हीट और लेंटिल ग्रो किया गया है, डॉग, कैटल, शिप और बफेलो का डोमेस्टिकेशन भी आपको देखने को मिलता है। ये दोनों की दोनों साइट कश्मीर के अंदर ही आपको मिलती है, गुफकराल एंड बुरजाम, गुफकराल एंड बुरजाम सर, ठीक है ना, समझे, मैं लिख देता हूँ, शायद तक ये पिक्सल थोड़े क्लियर नहीं आ रहे हैं सर, ठीक है, पर लेट मी राइट, ओके, गुफकराल एंड दूसरी साइट है बुरजाम, बुरजाम, ठीक है। यहाँ पे आपको पेंटिंग भी मिला है, न्यूलिथिक पेंटिंग हंटिंग के रूप में आपको मिलेगा। बुरजाओं में तो आपके पास पिट ड्वेलिंग हाउसेस भी मिल चुके हैं। पिट ड्वेलिंग हाउसेस का मतलब ये है कि ये घर बने हुए हैं जहां पे हमें ये पता चलता है कि गड्ढे में लोग रहा करते थे, और पिट बरियल भी है, बरियल के अंदर मतलब घरों के अंदर जो खड्डा खोद के बहुत सारे जानवरों को वहां पे दफनाया भी गया है सर, ठीक है। दूसरी साइड आपको मेहरगढ़ मिलेगी, मेहरगढ़ बेसिकली बलूचिस्तान में है, आज के पाकिस्तान वाले रीजन के अंदर सर, ठीक है। और मेहरगढ़ बहुत ही प्रोमिनेंट साइट थी क्योंकि वहां पे आपको कच्चे घर मिल चुके हैं, कमरे वाले सर, ठीक है ना। सो यू विल फाइंड हाउसेस विच आर मेड आउट ऑफ
मड ब्रिक से बने हुई है और उसके अंदर आपको डिजाइन्स भी मिल जाएगी, 2 रूम का मकान, 1 रूम का मकान, वैसे हमारे पास एविडेंसेस मिलते हैं सर। ठीक है, इसमें भी वीट, बार्ली, शिप, गोट का यूज होते हुए मिलेगा सर। ठीक है, फिर आप देखने की कोशिश करोगे तो ईस्ट में चले जाते हैं। ईस्ट में आता है महागरा, कोलीधवा और चिरांड सर। ठीक है ना, कोलीधवा यूपी के अंदर, महागरा आज के यूपी में और चिरांड आज के बिहार के अंदर आपको देखने को मिलता है। खासियत यह है कि ये जो कोलीधवा और महागरा वाला जो रीजन है वहां पे आपको राइस की खेती हुई भी मिल जाएगी, राइस सर। ठीक है, तो लोगों को गलत मान्यता है कि राइस भारत में नहीं उगता था नियोलिथिक पीरियड के अंदर, ऐसा भी नहीं है। इवन राइस वाज आल्सो ग्रोन इन इंडिया सर। ठीक है, इन द नियोलिथिक पीरियड वी डू कम टू नो राइस बीइंग कल्टीवेटेड एंड राइस का भी आपको यूज ठीक ठाक मात्रा के अंदर मिलता रहेगा सर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के रूप में हमको क्लियर हो जाना चाहिए। इंटरेस्टिंगली फ्रेगमेंट्री एनिमल्स के बोन्स भी मिले हुए हैं और चिरांड जैसी जगह जो बिहार के अंदर है, यहाँ तो मल्टी क्रॉपिंग होता था। मल्टी क्रॉपिंग का मतलब ये होता है कि भाई देखो, इस पीरियड के अंदर एक से ज्यादा बार ये लोग खेती किया करते थे। ये दर्शाता है कि कितनी फर्टाइल सॉइल आपको इवॉल्व होती हुई देखने को मिल जाती है इन द नियोलिथिक पीरियड, है ना, नवपाषाण युग के अंदर हमारे पास ये भी प्रोमिनेंस आपको मिलेगा सर। ठीक है, इसके सिवाय नॉर्थ ईस्ट के कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक साइट मिलती है दाऊजली हदिंग। दाऊजली हदिंग आज के नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर आपको मिलती है, जो साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ सर, ठीक है, व्यापार करती थी। ऐसा कहते हैं कि एक पत्थर आता है जेडेआइट, जेडेआइट या उसको जेड के रूप में कहते हैं। ये जो जेडेआइट या जेड करके जो पत्थर है उसकी जो ट्रेडिंग है ये बाहर से लेके आया करते थे ये दाऊजली हदीन के अंदर रहने वाले लोग सर। ठीक है, तो न्यूलिथिक पीरियड के कंटेक्स्ट में हम लोग जब जब हिस्ट्री को देखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि देयर वर मेनी साइट्स, लोकेशंस कंटेक्स्ट टू इट, एंड इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। और 2 साइटें मैंने आपको बताई, एक है हल्दूर और एक है पय्यमपल्ली सर। ठीक है, पय्यमपल्ली आज के आंध्र रीजन के अंदर है, आंध्र से तमिलनाडु वाले रीजन में। एनसीईआरटी में तो यही चीज लिखी गई है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, बहुत बार एनसीईआरटी जो है ना वो फैक्चुअली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन भी दे देता है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है सर। ठीक है ना, समझे। तो कहानी आपको ये देखने को मिलेगी कि ये पूरी की पूरी न्यूलिथिक साइट की हम लोग जब बात करने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है, तो एनसीईआरटी कहती है कि भाई ये प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश के अंदर है, बट इन रियलिटी दिस इज लोकेटेड इन द तमिलनाडु रीजन ओनली। इसको तमिलनाडु के अंदर कर दीजिएगा। हल्लूर वी विल सी कि कर्नाटका के अंदर आपको देखने को मिलता है। और इंटरेस्टिंगली ये दोनों के दोनों रीजन्स भी आपको न्यूलिथिक साइट के ऊपर मिलेंगे। यहाँ से कुछ साइट्स में तो हमारे पास वहां तक एविडेंसेस है कि ऐश माउंट्स यानी राख के टिल्ले मिले हुए हैं, जो एक प्रकार की रिचुअलाइजेशन को दर्शाता है। रिचुअलाइजेशन का मतलब है कि अलग अलग प्रकार की रिचुअल एक्सपीरियंसेस जो हो रहे थे उसको भी ये लोग दर्शाने की कोशिश करेंगे सर। ठीक है, तो व्हेन वी सी द साइट्स ऑफ द न्यूलिथिक एरा, हम लोग जब न्यूलिथिक एरा की साइट्स देखते हैं तो हम लोग को ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई इसकी क्या इंपॉर्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूलिथिक पीरियड, और इसमें कौन से प्रकार की खेती होती थी सर। ठीक है, तो बुरजाम में हमारे पास पिट हाउसेस मिले हैं, मैंने आपको बताने की कोशिश की। पत्थर अलग अलग प्रकार के मिल चुके हैं, अर्दन पॉट्स मिल चुके हैं सर। ठीक है, राइस, व्हीट, लेंटिल्स के हमारे पास एविडेंसेस है। और बुरजाम से लेके मेहरगढ़ तक हमारे पास कॉटन के ग्रोथ का भी मेंशन मिलता है। कॉटन बेसिकली इस पीरियड के अंदर उगना शुरू हो गया था, क्योंकि खेती के रूप में आप देखोगे मेहरगढ़ वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस जहाँ पे एविडेंसेस है। और फिर जैसे जैसे समय गया तो हड़प्पा के अंदर भी फिर ऐसा कहते हैं कि उगाया गया है सर। गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, मेहरगढ़ की इंपॉर्टेंस ये है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, बोलान पास के पास है, ईरान के पास। यहाँ पे भी वीट, बार्ली और बाद में कॉटन जैसे क्रॉप्स को एनिमल ग्रो किया गया है। इसमें मल्टी लेयर आपको बरियल्स मिले। मल्टी लेयर मतलब यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है। तो जब आप इतने सारे बरियल्स को इस तरह से सीक्वेंस में देखते हो, ये दर्शाता है कि यहाँ कितने लंबे समय से लोग रहते होंगे, क्योंकि दिस इज द ओल्डेस्ट लेयर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आया तो लोग आते गए, कारवा बनता गया पूरा, है ना, फॉसिल जम इकट्ठा होता गया सर। ठीक है, तो यू कैन इमेजिन कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। अब मेहरगढ़ की खासियत आपको ये मिलती है कि उसमें रेक्टेंगुलर घर मिलते हैं, 4 कंपार्टमेंट्स किए गए हैं। कुछ कुछ जगह के ऊपर बरियल साइट्स के अंदर आपको पर्सन्स गोट के साथ यानी कि अपने बकरी के साथ दफनाए हुए मिल जाएंगे। ये भी एक न्यूलिथिक पीरियड की खासियत आपको देखने को मिलेगी सर। ठीक है, तो ये कोई आर्टिस्टिक इमेजिनेशन है जो किसी ऑथर ने यहाँ पे करने की कोशिश की है। बाकी न्यूलिथिक पीरियड में मैंने बताया दाऊजली हदिंग मिलती है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। जेडेआइट करके एक पत्थर है। ये जेडेआइट की खासियत ये है कि ये लोकली अवेलेबल नहीं है इंडिया में, इसको ये लोग बाहर से लेके आते थे। सो दे यूज्ड टू ट्रेड विथ साउथ ईस्ट एशिया।
तो ये सब कुछ चीज़ें हमको बताती है। और न्यूलिथिक पीरियड में और भी साइट थी, जैसे एक कैटल ह्यूक करके एक साइट है, पर वो तुर्की के अंदर है, वो सीरिया के साथ उस टाइम पे व्यापार कर रहा था, मेडिटेरेनियन कोस्ट के ऊपर से बहुत सारी वस्तुएं लेके आ रहा था। तो न्यूलिथिक पीरियड में अक्रॉस दी वर्ल्ड आपको एक्सचेंजेस ज़्यादा होते हुए मिलेंगे, आपको ट्रांजेक्शन ज़्यादा होते हुए मिलेंगे, सेटलमेंट्स की साइज आपको उभरती हुई देखने को मिल जाएगी, बहुत सारे चेंजेस मिलते हैं। और इनमें से ही छोटे छोटे सेटलमेंट्स बने, ये सेटलमेंट्स में से ही धीरे धीरे खेती होनी शुरू हुई सर। ठीक है, मैंने अभी आपको खेती के बारे में बताने की कोशिश की सर। ठीक है, तो वीट बार्ले जैसे क्रॉप्स उगने शुरू हो गए, एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया, लिटिल बिट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स और विलेजेस का भी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, राइट। ओके, और इसी बेसिस के ऊपर से विल सी की राइस जैसे क्रॉप्स भी इंडिया में ग्रो किए गए। जैसे विंध्याज में राइस सबसे पहले उगते हैं और बाकी सारी जगह के ऊपर भी उगने की शुरुआत होगी, और वहां से ही वी विल सी कि जब एक्सचेंजेस बढ़ेंगे, मोर एंड मोर ऑफ सेटलमेंट्स बढ़ेंगे, तो वी विल कम टू नो कि कम्युनिटीज ग्रो करेगी, और वहां से ही आपके यहाँ पे कल्चर्स बनने शुरू हो जाएंगे। इन्हीं कल्चर में से हमें ये पता चलता है कि सिविलाइजेशन बनती है, जिसे हम लोग कहते हैं इंडस सिविलाइजेशन या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन सर। ठीक है, तो आप देखने की कोशिश करिए कि ये जो स्टोन एज का जो पीरियड है, मैं फिर से कह रहा हूँ सर, ठीक है, ये जो स्टोन एज का पीरियड है ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड पीरियड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड पीरियड है? हिस्ट्री के केस में अगर आप देखोगे तो तकरीबन तकरीबन 8000 बीसी यानी कि न्यूलिथिक पीरियड के ट्रांजिशन के आसपास हमारे पास एविडेंसेस आने शुरू हो गए कि फेंट एग्रीकल्चर होना शुरू हुआ, सेटलमेंट्स बनने शुरू हो गए, राइट। फिर पॉटरी का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि सब सरप्लस को स्टोर करने की बात है तो आपको चीजें देखने को मिलती रहती है। एंड तकरीबन तकरीबन 4000 बीसी के आसपास लोग कॉपर की तरफ चले गए। कॉपर का मतलब होता है चाल्कोलिथिक पीरियड। एंड ग्रेजुअली 2000 या 3000 बीसी के आसपास का जो ट्रांजिशन पीरियड था, वहां पे हमें देखने को मिलता है लोगों ने ब्रॉन्ज का यूज किया, और ये ब्रॉन्ज से ही हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरफ आगे गए सर। ठीक है, तो हम लोग को ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि हाउ द ओरिजिन has taken place and the transition to the stone age, from stone age to the metal age will take place। उसके ऊपर आगे के चैप्टर के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं बुक्स के बाहर भी बहुत सारा जा रहा हूँ। इंटेंशन ये है कि बुक्स के साथ रखो, बुक्स को बेस बना के उसके आजू बाजू में एक बाउंड्री ड्रॉ करो और आपको फाउंडेशन के रूप में आपको हेल्प करो सर। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में। ये जो अवर पास्ट है उसके अंदर के एक दो चैप्टर को इकट्ठा करके मैंने ये सेशन लिया हुआ है, और इसमें भी थोड़ी बहुत ये बातें लिखी गई थी चैप्टर नंबर 4 के अंदर, टाइमलाइन एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के केस में। एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ आपको वापस मिलूंगा और इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। मैंने कहा है कि ये पूरी एनसीईआरटी आगे 7th स्टैंडर्ड की 8th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी अपन डेली एक दो वीडियो करते खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आप 3 दिन का सब्सक्रिप्शन फ्री में लेना चाहते हो ऑन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो देर मत करिए सर, फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, उससे रजिस्टर करिए एंड मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। ओके, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी फिर से नहीं आएगी। फिर अभी आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, हमारे पेड क्लासेस जो भी है, जो हमारे बैचेस है उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो, और अपना जो यूपीएससी की तैयारी है उसको एक रीओरिएंटेशन दे सकते हो। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ वापस मिलूंगा, और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।